स्वागत है आपका फ्यूचर पीसीएस में। दृष्टि घटना चक्र आज दृष्टि के 5वें क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पीछे संक्षिप्तियाँ ख़त्म कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मतलब लगभग 60% क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 12 से 14 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ही रहते हैं। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके जो टॉपिक हैं वो इतने बिखरे हुए नहीं हैं जितने राष्ट्रीय वाले के हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वाले में ज़्यादा वैरायटी है, इसमें कम वैरायटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सिंगापुर संबंध जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और अभी मोदी जी सिंगापुर की यात्रा पे गए थे। ठीक है, इधर लगातार यात्राएं होती रही हैं। पहले रसिया गए, फिर पोलैंड गए, फिर पोलैंड से यूक्रेन आए, फिर सिंगापुर, ब्रुनेई, ऐसे ऐसे करके। तो कहीं यात्रा का क्रम भी पूछ सकता है। तो ये देखिए सितंबर में सिंगापुर गए थे। ठीक है, इसके बाद जैसे आएगा तो वो क्रम पीछे होता चला जाएगा। 5वीं सिंगापुर की यात्रा थी। ये 60वीं वर्षगांठ है दोनों के संबंधों की। कब मनाई जाएगी? ये 2025 में 60वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है। ठीक है, आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वैसे कौन है? वैसे यूएसए इस समय चल रहा था। यूएसए और यूएई जो है वैसे सबसे बड़े भागीदार देश में रहते हैं। ठीक है, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो उसमें सबसे आगे सिंगापुर ही है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंगापुर आगे है। 4 समझौता हुआ है। चौथा समझौता इंपॉर्टेंट है, जो किसके लिए हुआ है? अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर के लिए हुआ है। वहाँ एक कंपनी है, वहाँ पे भी मोदी जी गए थे। उस कंपनी का नाम है AEM। ठीक है, उसके मुख्यालय पे गए थे। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जो 2021 में यहाँ शुरू हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसके तहत भारत को सेमीकंडक्टर का निर्माता और बाजार बनाया जाए। ठीक है, अब बाजार बनाने के लिए क्या इनिशिएटिव हुए हैं? तो 4 संयंत्र लगे हैं, चारों गुजरात में। अभी लेटेस्ट वाला सानंद में लगा हुआ है, ये अभी न्यूज़ में रहा था सितंबर में। आगे चलते हैं। 11 से 13 सितंबर ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया हुआ था। ये तीनों तथ्य अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, नाम क्या है इसका? आगे चलते हैं। तो भारत का पहला सांस्कृतिक केंद्र खोला गया है वहाँ पे। नाम क्या है इसका? इसका नाम है तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र, जो एक तमिल संत थे। ठीक है, तमिल कवि थे। भारत ब्रुनेई दारुसलाम। ठीक है, इसमें क्या देखना है? तो पहली बार ब्रुनेई बहुत बड़ा देश नहीं है, भौगोलिक रूप से इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक ही देश पे, एक ही द्वीप पे 3 देश बसे हुए हैं। ये बोर्नियो द्वीप है जो मैं बनाया हूँ, ये ब्रुनेई है। ठीक है, और ये ऐसे कटा हुआ है, मलेशिया का है और फिर ये इंडोनेशिया का है। ठीक, ब्रुनेई में पहली द्विपक्षीय यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। आगे चलते हैं। 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 2024 में। ठीक है, कथन बना के देगा तो देगा, लेकिन ब्रुनेई पे कथन बनने के चांस बहुत कम है। इसकी राजधानी याद रख सकते हैं, बंदरसेरी बागवान है। पहला चेन्नई और बंदरसेरी बागवान में पहला जो है डायरेक्ट फ्लाइट चलना शुरू हुई है। आगे चलते हैं। भारत यूक्रेन के संबंध ठंडे रहे हैं क्योंकि हमेशा यूएन में यूक्रेन भारत के अगेंस्ट ही रहा है। ठीक है, इतिहास उठा के देखेंगे ना तो वो कारगिल वॉर हुआ, चाहे उससे पीछे के 65 वॉर हुआ, 71 वाला हुआ, तो उसमें भी यूक्रेन ने भारतीय सहायता नहीं की है और बहुत सारी चीज़ों में खिलाफ वोटिंग की है। इसलिए भारत यूक्रेन संबंध ठंडे रहे। लेकिन अभी क्या है, पश्चिम को साधने के क्रम में रशिया जब गए थे प्रधानमंत्री जी, तो उसको काउंटर करने के लिए यूक्रेन की यात्रा करनी पड़ी। ठीक है, तो 23 अगस्त, अब इससे ये भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि पहले रशिया की हुई थी, फिर यूक्रेन की हुई थी। 23 अगस्त 2024 की यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पे गए थे 1992 के बाद। ये किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। अब देखिए, इससे पहले ऑपरेशन गंगा के तहत जब वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ था, कहाँ पे? यूक्रेन में। जब रशिया ने अटैक किया था तो ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से अधिक भारतीयों को निकाला गया था वहाँ पे। इससे पहले G7 समिट में भी दोनों के बीच में बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी G7 समिट? ये अलग से पढ़ेंगे सम्मेलन में, लेकिन देख लीजिए, अपुलिया इटली में हुई है। इससे पहले यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था, जहाँ भारत भाग लिया था। रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन से 10 घंटे का सफ़र करके पोलैंड से यूक्रेन प्रधानमंत्री जी पहुँचे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हवाई यात्रा इस समय बंद है युद्ध के कारण। इसके अलावा क्यू में स्थित महात्मा गांधी की ओएसिस ऑफ पीस पार्क का भी उद्घाटन किया, गांधी प्रतिमा का उद्घाटन किया। हर जगह जाते हैं तो गांधी प्रतिमा को जरूर उद्घाटन कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भीष्म क्यूब चार्ट को दिया है भारत उनको। भीष्म क्या है? एक मेडिकल किट है। ठीक है, क्या है? मेडिकल किट है। इसमें जीवन रक्षक दवाएँ, इमरजेंसी में, आपातकाल में, युद्ध में ये काम आने वाली किट है। इमरजेंसी में ऑक्सीजन भी पैदा कर सकती है, विद्युत भी पैदा कर सकती है। आप लोग देखिए, ऑक्सीजन विद्युत उत्पन्न करने में भी सक्षम है। ठीक है, इसको पोर्टेबल हॉस्पिटल कहा जाता है। भारत का पहला स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल भी इसी को कहा गया। ठीक, अभी 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब अयोध्या में इकाई इसकी लगाई गई है, 2 इकाई लगाई गई है। आगे चलते हैं अयोध्या में। आरोग्य मैत्री परियोजना कब शुरू हुई है? ये परियोजना जनवरी 2023 में शुरू हुई है। कब शुरू हुई है?
WASP ग्लोबल साउथ समिट में शुरू हुई है। बस इतना याद रखिए, जनवरी 23 में शुरू हुई है। आगे चलते हैं। भारत पोलैंड संबंध में तो इससे पहले मोरारजी देसाई गए थे, ये दूसरे हैं जो जा रहे हैं। 45 वर्षों में पहली पोलैंड यात्रा है, ठीक है। पोलैंड के जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क उनका नाम है। इसके अलावा वारसा जो है, वारसा में डोबरी महाराज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये वारसा में गुड महाराजा स्क्वायर इसको भी कहा जाता है, वहीं पे ये स्थित है। चलते आगे चलते हैं। यह स्मारक स्थल नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों को सरकार के सम्मान और कृतज्ञता की याद दिलाता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने 1000 बच्चों को शरण प्रदान की थी, इसलिए ये है। तो कथन कारण बना के दे सकता है अगर बहुत डीप चला गया इस क्वेश्चन में। तो आगे चलते हैं। वारसा में ही कोल्हापुर स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा वारसा में मोन्ट कैसिनो युद्ध पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तीनों चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं? ये यूक्रेन से हैं, बस इतना जान लीजिए। आगे चलते हैं। भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों में रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया है दोनों के बीच में, तथा 5 वर्षों के लिए 2024 से 28 की 5 वर्षीय एक संयुक्त कार्य योजना भी लॉन्च हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत मलेशिया संबंधों में देखिए, मलेशिया पहले भारत का एंटी रहा है, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सही हुआ है कुछ संबंध। अब क्या है? व्यापक रणनीतिक साझेदारी दोनों के बीच में हस्ताक्षरित होने के लिए वार्ता फाइनलाइज हो गई है कि अब हम लोग रणनीतिक साझेदार बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 लाख मीट्रिक गैर बासमती सफ़ेद चावल 2 लाख मीट्रिक टन भारत मलेशिया को निर्यात करेगा। आगे चलते हैं। इसमें और क्या है? एक भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ वहाँ पे भी इस्टेब्लिश हो रही है, मलेशिया में भी, ठीक है। इसके अलावा एक आयुर्वेद चेयर भी मलेशिया में स्थापना की जाएगी। भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी। पूछ सकता है कहाँ डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी? UPI और पेनेट ये मलेशिया का है, ये UPI भारत का है। इन दोनों को एकीकृत करने के भी क्रम में प्रयास हुआ है। आगे चलते हैं। भारत वियतनाम संबंध में क्या देख सकते हैं? भारत वियतनाम आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों ने एक साथ मिलकर किया। उनके प्रधानमंत्री फाम चिन मिन ये भारत की राजकीय यात्रा पे आए थे, इसी दौरान ये आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क वियतनाम के साथ किया। और एक क्या है? एक लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है, उसके साथ सहयोग हुआ है। आगे बहुत सारे देशों के साथ सहयोग हुआ है इसके क्षेत्र में, लोथल में बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांस यहाँ से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत ऑस्ट्रिया संबंध स्किप कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया में इंडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत रूस सर्वकालिक दोस्त। आगे चलते हैं। इनका क्या है? इनका शीर्षक है भारत रूस अस्थायी और विस्तारित साझेदारी थीम के साथ 22वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ है, ठीक है। व्यापारिक साझेदार बड़े नहीं है भारत रसिया, क्योंकि भारत रसिया में कनेक्टिविटी का दिक्कत है, ठीक है। लैंड कनेक्टिविटी नहीं है और पोर्ट वाली कनेक्टिविटी बहुत दूर पड़ती है, ठीक है। ईरान के साथ काम तो चल रहा है लेकिन अभी धीमा है। $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित किया है, कब तक? 2030 तक। आगे चलते हैं। चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा, ठीक है। क्या है ये गलियारा? ये चेन्नई को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने के लिए, बंदरगाह को जोड़ने के लिए एक परियोजना है जिस पर रसिया काम करने के लिए बोला है, ठीक है। बहुत दूर पड़ जाएगा लेकिन फिर भी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में कौन कौन शामिल है? भारत, रशिया और ईरान, ठीक है। महत्वपूर्ण पहले आगे चलते हैं। इसमें क्या है? कुल 9 MOU हस्ताक्षरित हुए। इसके अलावा पहले ये घोषणा हो चुकी थी कि प्रधानमंत्री को मिलेगा वहाँ का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ये याद रखिए, सेंट एंड्रयू, बस इसके बाद काम चल जाएगा। 2019 में इसकी घोषणा हुई थी, अब मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। रूस में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास बनाए गए हैं, येकातेरिनबर्ग और कजान में। कजान में अभी ब्रिक्स का साहित्य सम्मेलन हुआ, स्पोर्ट्स सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार रशिया के पास है, ठीक है। तो रशिया के पास है, रशिया कजान शहर में ब्रिक्स साहित्यिक सम्मेलन, ब्रिक्स स्पोर्ट्स सम्मेलन जो पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है, ठीक है। दोनों का आयोजन हुआ है। येकातेरिनबर्ग रसिया का यूराल क्षेत्र में स्थित एक लौह इस्पात केंद्र है, यहाँ से लोहा खनन किया जाता है, ठीक है। रशिया जो है लौह इस्पात के क्षेत्र में, ये येकातेरिनबर्ग काफ़ी आगे है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैपिंग का ये प्रश्न है, आगे चलते हैं। भारत ग्रीस स्किप कर सकते हैं। एक चीज़ देख सकते हैं, 9वें रायसीना डायलॉग में ग्रीस के जो मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रीस में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए कि नरेंद्र मोदी को वहाँ भी सर्वोच्च सम्मान दे दिया गया। ये लोग सम्मान देख के एक न्यूज़ बढ़ा देते हैं। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है ग्रीस का, ये भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। भारत UAE देख लीजिए, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की 7वीं UAE यात्रा है। इसके पहले ये जलवायु शिखर सम्मेलन में दोनों लोग मिले थे, ठीक है। दोनों के बीच में द्विपक्षीय निवेश संधि, ठीक है, और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता दोनों पर हस्ताक्षर हो चुका है। भारत अब आगे बढ़ रहा है और हो सकता है FTA भी हो जाए जल्दी, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या क्या है वहाँ पे। अब देखिए ये जैसे मलेशिया ने सहयोग किया था, उसी तरह समुद्री विरासत परिसर जो लोथल वाला है उसमें UAE भी सहयोग कर रहा है। UAE और कौन था? इससे पहले मलेशिया था, ठीक।
मलेशिया और यूएई दोनों सहयोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यूपीआई भारत और वहाँ के तर्ज पे ही, जैसे वहाँ पेनेट और यूपीआई के बीच में समझौता हुआ था मलेशिया में, वैसे ही यूएई में यूपीआई और आनी के बीच में समझौता हुआ है इसको लिंक करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा यूएई में रुपे कार्ड की सार्वभौमिक स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए भी समझौता हुआ है। ठीक है, अहलान मोदी का आयोजन कहाँ हुआ है ये पूछ सकता है, तो अबू धाबी में अहलान मोदी, जैसे वहाँ पे हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, वैसे यहाँ अहलान मोदी हुआ है। सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जा रहा है, कहाँ खोला जा रहा है? दुबई में खोला जा रहा है। क्वेश्चन बनने के चांस है यहाँ से। आगे चलते हैं। दुबई में भारत मार्ट भी खोला जाएगा, ये सब है। ठीक, इसके अलावा वहाँ के जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, वो वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। इसके अलावा एक और न्यूज़ यहाँ से है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी ना, वो दुबई में आयोजित हुई थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पूछ सकता है, समिट से क्वेश्चन आता ही है। वहाँ पे तुर्की, भारत और कतर मुख्य अतिथि थे, भारत भी मुख्य अतिथि थे। ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कहाँ हुआ था ये भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में बना है। ये अबू धाबी में स्थित पहला मंदिर है। अबू धाबी का किसी भी मिडिल ईस्ट में पहला मंदिर है। ये पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, स्वामी नारायण संस्था इसकी स्वामी नारायण संप्रदाय का ये मंदिर है और उन्होंने इसे बनाया है। आगे चलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना जान रखिए कि कहाँ बना है। भारत फ्रांस संबंध इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत फ्रांस जो है पुराने रक्षा भागीदार हैं। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि थे कौन? इमैनुअल मैक्रोन। अभी वहाँ पे एक नए आए हैं राष्ट्रपति, वहाँ पे बनाए गए हैं, नहीं प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो तो इमैनुअल मैक्रोन ही है। प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मिशेल बर्नियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको। अब तक सबसे ज़्यादा बार कोई राष्ट्राध्यक्ष जो भारत के गणतंत्र दिवस पे आया है तो वो फ्रांस ही है, 6 बार आए हैं लोग। ठीक है, सर्वाधिक 6 बार इन्होंने भारत की यात्रा की है। इसके अलावा वहाँ पे एक शो भी हुआ, एयर शो, जहाँ राफेल का प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा एफिल टावर पे भारत के यूपीआई का घोषणा किया गया। 2026 को भारत फ्रांस नव परिवर्तन वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है। ध्यान रखने वाली बात है, प्रथम यूरोपीय देश है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो भारत और फ्रांस ने ही मिलकर बनाया था, जब कॉप हुआ था उसके दौरान, पेरिस जलवायु समझौते के दौरान ही ये बना हुआ था। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो सेनेगल में एक सौर अकादमी लगाई जाएगी, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा वहाँ के फ्रांस के मार्से और भारत के हैदराबाद में दोनों जगह महावाणिज्यिक दूतावास बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी को फ्रांस में ब्यूरो डी फ्रांस कहा जा रहा है। इसके अलावा शेंगन वीज़ा योजना 5 वर्ष के लिए देने की घोषणा हुई है। H-125 हेलीकॉप्टर के लिए MOU हुआ है असेंबली लाइन बनाने के लिए। कहाँ असेंबली लाइन बनेगी? TSL के सहयोग से बनेगी। ठीक है, असेंबली लाइन के मतलब जैसे स्थापना करने के लिए अभी समझौता हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। वडोदरा गुजरात में C-295 जो है इसके लिए एक हुआ है समझौता। ठीक, C-295 के लिए असेंबली लाइन नहीं है, ये विनिर्माण सुविधा है। ठीक है, एयरक्राफ्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक, उसके एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, इसके बारे में बात हो रही है। H-125 जो है एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर। ठीक, और ये क्या है? ये यात्री ढोने वाला विमान है। इसके लिए कहाँ हुआ है? वडोदरा गुजरात में हुआ है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। भारत ओमान को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें देखना है? सुल्तान काबूस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार द्वारा सुल्तान काबूस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। बस इतना ध्यान रखें। आगे चलते हैं। तंजानिया में क्या इंपॉर्टेंट है? तंजानिया में इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है पुराने समय में ही। ठीक है, किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष से पहली भारतीय यात्रा थी कब? जब G20 का सदस्य बन गया अफ्रीकी संघ, इसके बाद पहली यात्रा थी। तंजानिया भागीदार देश बना है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में। इसके अलावा तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ज्वाइन किया है, जैव ईंधन गठबंधन जारी किया है। ये दोनों जो है, जो लेटेस्ट कॉप हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने इन दोनों की घोषणा की थी। ठीक है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अगले खंड में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? इसे जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, 3 अन्य संस्थाओं के सहयोग से जारी किया है। इसमें द पोर्टुलेंस है और CII है, CNI है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इंडेक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आप रैंकिंग याद रखिए। ठीक है, इसकी रैंकिंग क्या है? तो 133 अर्थव्यवस्थाओं में कुल स्विट्जरलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कौन जारी करता है? ये ध्यान रखिएगा, ये जारी करता है WIPO। ठीक, भारत को दिया गया है 39वां स्थान। ठीक, इसके अलावा कहा गया है कि भारत जो है नवाचार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो जो 5 सबसे नवाचार के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली अर्थव्यवस्था है उसमें भारत को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। तो देखिए स्विट्जरलैंड पहले पे है, बस इतना ही पहले वाला ही याद रखिए।
देखिए भारत पिछली बार कहाँ था, तो 40वें पे था, अब 39वें पे है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक चीज और देखिए, इसमें लिखा हुआ मध्य तथा दक्षिण एशिया में भारत सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। कहाँ? मध्य और दक्षिणी एशिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग IMD जारी करता है, इसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। ठीक है, ये जारी करता है इसको। इसके बारे में स्मरणीय तथ्य क्या है? इसके बारे में स्मरणीय तथ्य ये है कि कौन पहले स्थान पे है और कौन भारत का स्थान इसमें क्या है। ठीक है, इतना ही इसके बारे में जानना है। तो इसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। भारत पिछली बार 56वें स्थान पे था, अब की बार भारत का प्लेस कितना है? 58 है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भारत का इस बार प्लेस क्या है? ठीक, बहुत पूछेगा तो पिछली बार वाला पूछ सकता है, सबसे पहले वाला पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये इंडेक्स इतना कोई मायने नहीं रखता है। ठीक, टैलेंट आज तक पूछा ही नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ये फोर्ब्स ने रिपोर्ट जारी की है। तो ये याद रखिए कि भारत चौथे स्थान पे है, पहले स्थान पे कौन है तो आप जानते हैं, USA पहले स्थान पे है। ठीक है, भारत इसमें 5वें स्थान पे, भारत को 5th प्लेस दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ये भी बस याद रखिए कि कौन किस स्थान पे है, तो इंडोनेशिया पहले स्थान पे, विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। ठीक है, इसमें इंडोनेशिया की प्लेस आप लोग याद रख सकते हैं। भारत 26वें स्थान पे मौज कर रहा है। आगे चलते हैं। भारत को इतना है ही कहाँ देने के लिए। विश्व की 10 सबसे बढ़िया जो कोयले की खाने हैं उनकी रैंकिंग अभी जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पे अमेरिका के ब्लैक थंडर माइन है और दूसरे स्थान पे भारत की गवेरा माइन है। गवेरा माइन कहाँ पे लोकेटेड है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में ये स्थित है। इसके अलावा कोरबा की ही एक है जो चौथे स्थान पे है और इस लिस्ट में दूसरा जगह पाने वाली कुशमुंडा ओपन कास्ट है। ठीक है, बस इतना इसके बारे में ध्यान देना है। और ये सब बकवासी है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे चलते हैं। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल, ये देखिए लंबी न्यूज़ है। तो संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको मिलके आयोजित किया, इसकी मेजबानी की है। इसकी थीम थी विकास भी विरासत भी। आगे चलते हैं। $1 मिलियन अनुदान भी दिया गया है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को मोइदम अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली को 43वां वैश्विक धरोहर स्थल दिया गया है स्थान। ठीक है, भारत का 43वां है। असम का तीसरा, असम में और कौन है? कांजीरंगा मानस है, दोनों प्राकृतिक श्रेणी में है और ये सांस्कृतिक श्रेणी में इसको दिया गया। असम का पहला सांस्कृतिक श्रेणी में पाने वाला ये देखिए लिखा भी हुआ, असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है, विश्व धरोहर अभी समय आया कब था? 1972 में आया था, 75 में लागू हुआ है। बहुत मुश्किल से पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, और सब इसके बारे में कहानियां ही ज़्यादा है। अब ये देख लेते हैं मोइदम है कहाँ, तो चराईदेव जिले में है ये ताई अहोम राजवंश की एक सांस्कृतिक इकाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आत्मा के लिए घर भी कहा जाता है। ठीक, मृतकों का टीला। ठीक, आगे चलते हैं। इटली जो है सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल वाला इटली है। भारत का स्थान कैसा है? भारत का स्थान 43वां। ठीक है, भारत का स्थान 43वां है। 43वां कह रहा है, सॉरी, भारत का स्थान 6वां, 43 कुल साइट्स हैं यहाँ पे, 43 साइट है। ठीक है, अभी तो हम लोग ये देख ही रहे थे। आगे चलते हैं। भारत इसमें 6वें स्थान पे है। जो आगरा का किला है वो पहले स्थान पे रहा था, मतलब सबसे पहले पाने वाला था। फिर अजंता की गुफा, फिर एलोरा गुफा, ये तीनों 83 में ही है। 83 में ही ताजमहल भी है। जो यूपी के 3 स्थल हैं उसमें यूपी का ये आगरा का किला है, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, ये 3 यूपी से हैं। देखिए यहाँ पे फतेहपुर सीकरी है। ठीक, जो सबसे लेटेस्ट मिला है जिसको, तो वो शांति निकेतन था। देखिए शांति निकेतन जो है इसको 2023 में मिला था। लेटेस्ट में शांति निकेतन था। और होयसल के पवित्र मंदिर समूह थे। होयसल क्या है? होयसल किस राजवंश की राजधानी है? आप लोग कमेंट करिए अगर याद आ रहा हो आप लोगों को, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हलेबिड, आगे चलते हैं। इसमें प्राकृतिक स्थलों में देखते हैं तो लास्ट में किसे मिला है? 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है। कंचनजंगा एकमात्र ऐसा प्लेस है जिसको मिश्रित श्रेणी में मिला है। कब मिला? 2016 में मिला है। नौरू जो है विश्व धरोहर अभी समय में शामिल होने वाला लेटेस्ट राज्य है, याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। परी परियोजना, ये 2024 में ही शुरू हुई है परी परियोजना। ललित कला अकादमी तथा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूछा जाता है इसलिए इसको मैंने किया हुआ है। पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक पिछवाई पेंटिंग पूछी गई थी, किससे रिलेटेड है? तो ये श्री कृष्ण के चित्रण से है। ठीक है, श्री कृष्ण का चित्रण किया जाता है। इसके अलावा कलमकारी आंध्र प्रदेश में है, फड़ चित्रकला राजस्थान में है, थंगटा पेंटिंग सिक्किम लद्दाख में है, बनी ठनी राजस्थान में है, वर्ली महाराष्ट्र में है, ओडिशा में पट्टचित्र है। ये 4 मिलान के लिए दिया था, जिसमें हमारा था थंगटा था, वर्ली था, पट्टचित्र था और ये फड़ था। ठीक,
और पिछवाई पेंटिंग से एक अलग क्वेश्चन आया था। तो अगर टाइम मिलेगा तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, एक क्वेश्चन हर बार ही पूछ लेता है। आगे चलते हैं। मोनाको और वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल हुए हैं। देखते हैं इसको। मोनाको और वेनेजुएला FATF की ग्रे सूची में शामिल हुए। मोनाको कहाँ का देश है? ये इटली का देश है, ठीक है, इटली का देश है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है। इन दोनों को FATF ग्रे सूची में रखा गया। ग्रे सूची में रखने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आतंकवाद को फंडिंग देने में सहायता कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग में आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन बाहर निकला है? तो जमैकी, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात इससे अभी बाहर निकले हैं। भारत को अभी हाल ही में अनुवर्ती सूची में डाला गया है। अनुवर्ती सूची ये दिखाती है कि आपका प्रदर्शन अच्छा है आतंकवाद को रोकने, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। आगे चलते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। और भारत का स्थान कितना है, कौन पहले स्थान पे? तो ये ग्लोबल लिवेबिलिटी शहर वाइज जांच होता है, जिसमें वियना पहले स्थान पर आपका है, ठीक है, वियना पहले स्थान पे है। आगे चलते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF द्वारा जारी किया जाता है, WEF ने इसको जारी किया है। भारत का स्थान इसमें चौथा है, कौन पहले स्थान पे देखेंगे? एक्सचेंजर के सहयोग से। एक्सचेंजर एक IT कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी IT कंपनी एक्सचेंजर ही। उसके बाद कौन है? उसके बाद आपका आती है TCS, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत विश्व के 120 देशों में कौन स्थान पे? 63वें स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा ये रिपोर्ट क्या करी? भारत वैश्विक स्तर पे चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन रहा है, ठीक। स्वीडन प्रथम स्थान पे, ये ध्यान रख सकते हैं, स्वीडन को पहला स्थान दिया गया है। किसमें? ऊर्जा संक्रमण में। चलते हैं आगे। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, तो ये पहले ही पता चल गया कि IMD जारी करता है, वही IMD जो अभी पीछे एक रिपोर्ट जारी किया था, कौन सी? स्किल वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? प्रतिस्पर्धा में सिंगापुर पहले स्थान पे, ठीक है। और भारत का स्थान कौन है? तो भारत का स्थान इसमें 39वां, भारत कुल मिला के 39वें स्थान पर है, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट पे चलते हैं। तो UN SDSN द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। देखिए यहाँ पे UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। SDG भविष्य का UN शिखर सम्मेलन इसकी थीम थी, ठीक है। आगे चलते हैं। कुल 193 सदस्य हैं इसमें। बारबाडोस शीर्ष स्थान पे, किसमें? बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। जो इसमें पहले स्थान पे वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये चूंकि रिपोर्ट बड़ी है इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है। फिनलैंड इसमें पहले स्थान पे, तो याद रखिए SDG में फिनलैंड पहले स्थान पे है। भारत 109वें स्थान पे। इससे पहले भारत कहाँ था? इससे पहले भारत 112 पे था, उससे पहले 121 स्थान पे था। तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत का समग्र स्कोर 64.0 है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मर्सर द्वारा जारी किया जाता है। सबसे महंगा शहर इसमें कौन कौन है? हांगकांग है। भारत में कौन है? मुंबई है, ठीक है। भारत में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके अलावा सबसे सस्ता शहर कौन है? दमिश्क जो है, सीरिया का दमिश्क सबसे सस्ता शहर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दमिश्क सबसे सस्ता रहने लायक शहर है। इसके अलावा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। लैंगिक अंतराल को पाटने के लिए अभी 134 वर्ष लग जाएंगे, और कब तक पटेगी? 2158 तक, ठीक है। 2158 कहना ठीक नहीं है, 2158 ईस्वी में जाके ये खत्म होगी। अभी 42% पे। आइसलैंड सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश है। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पे है। भारत का स्थान क्या होता है ये देखना जरूरी है। भारत 129वें स्थान पे है, 2 स्थान गिरा है भारत, ठीक है। पहले कैसे 127वें स्थान पे था, अब 129वें स्थान पे। आखिरी पे सूडान है, सेकंड लास्ट पाकिस्तान है, ठीक है, ठीक। कुल 4 क्षेत्रों में ये काम करता है, ठीक, 4 क्षेत्रों। लैंगिक अंतराल सूचकांक तो कहाँ किस क्षेत्र के लिए ये है? तो आर्थिक क्षेत्र पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो देश जितनी प्रगति करता है उस आधार पे भारांक देकर वो उस देश को लैंगिक समानता की दृष्टि से देखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, इसे कौन जारी करता है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP जारी करता है, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन जारी करता है और भारत की रैंक क्या है, ठीक है। तो आइसलैंड यहाँ भी नंबर 1 है, ठीक, आइसलैंड यहाँ भी नंबर 1 है। भारत 116वें स्थान पे। 2 चीज़ ध्यान रखनी है, 2024 का ही है, ठीक। इसके अलावा देखते हैं क्या है इसमें। इस सूचकांक की शुरुआत के बाद से भारत वर्तमान से पूर्व की तुलना में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं? तो कुल 5 जगह थी, 5 सीटें होती हैं अस्थायी की। उसमें देखिए डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक देखते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि भारत सरकार इसको फेक मानती है, क्योंकि इसमें भारत को बहुत खराब रैंक दी जाती है। आगे चलते हैं। तो एस्टोनिया को पहला स्थान दिया गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चीज़ का, ठीक है।
एस्टोनिया को पहला स्थान दिया गया। एस्टोनिया पहली बार, मतलब ये तो एक बाल्टिक कंट्री है, आप जानते ही हैं, और पहली बार किसी बाल्टिक कंट्री को इस तरह के इंडेक्स में पहला स्थान मिला। नहीं तो हमेशा क्या रहता है, हमेशा नॉर्डिक कंट्री को ही मिलता है, जो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। भारत की रैंक हमेशा की तरह से पीछे ही है। भारत को दिया गया है 176वां स्थान, ठीक है। 180 देशों में 176वां स्थान दिया गया है, काफ़ी गड़बड़ स्थान है, ठीक है। भारत इतना भी बेकार नहीं है। अब देखिए इसमें ये है कि पाकिस्तान को उससे भी नीचे रखा गया है। भारत का कंपटीशन तो उसी से चलता है कि भाई उससे ऊपर कम से कम रख दो, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है, ठीक है। और इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्वेस्ट ने जारी की है, तो इसमें हमेशा की तरह जो ये यूएसए का विश्वविद्यालय पहले स्थान पे है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान तथा इंपीरियल कॉलेज लंदन, ये पहले दूसरे स्थान पे है। भारत में कौन है, तो भारत में आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पे है, ठीक है। बस इतना ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। WEF का यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक हुआ, तो यात्रा पर्यटन सूचकांक देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहली बात तो ये WEF जारी करता है, ठीक। कुल 119 अर्थव्यवस्थाओं का जारी किया है। भारत का क्या स्थान है, बस ये ध्यान रखते हैं। पहले स्थान पे कौन है ये देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका खुद ही है। और भारत का स्थान क्या है, तो भारत इसमें 39वें स्थान पे, ठीक। भारत 39वें स्थान पे। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत शीर्ष पे है, ठीक है। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत शीर्ष पे है। यूरोप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है। एशिया प्रशांत क्षेत्र दूसरे स्थान पे, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र दूसरे स्थान पे है, ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को यूनेस्को ने अभी क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया है। कौन कौन सी है, बस एक नज़र उनको देख लेना है, ठीक है। कौन कौन इसमें है, तो इसमें पहला है रामचरितमानस, ठीक है। असली जो रामायण है उसको तो कम ही लोग जानते होंगे। असली में जितने भी राम के कैरेक्टर को जो भी लोग प्राप्त किए हैं वो गोस्वामी तुलसीदास के ही उससे प्राप्त किए हैं। अवधी भाषा में लिखा जाता है, ये लिखा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा में रामायण और रामचरितमानस का आधार माना जाता है, लेकिन और जगहों से वो उसमें दंत कथाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है। अगला है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा वाली है, ठीक है। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। पंचतंत्र दंत कथाएं हैं, 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि है, ठीक है। दंत कथाएं हैं। अगला है सहृदय लोक लोचन, इसको कौन लिखा है, आनंद वर्धन ने लिखा है, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र का मौलिक पाठ है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसको जारी करने वाला है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। ये एक NGO है, ठीक है। एक NGO है और ये काफ़ी फेमस रिपोर्ट रहती है, पूछी भी जाती है हर बार। देखिए अब इसका क्या है, इसका विषय एक बार देख लेते हैं। विषय है इसका ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार मतलब कभी कभार पूछ लेता है। जो बड़ी रिपोर्ट है उनका थोड़ा सा देखना चाहिए। अब देखते हैं। इसने कहा है कि सबसे खराब स्थिति जो है वो मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है, तथा जो एशिया प्रशांत है उसकी दूसरी सबसे खराब स्थिति है। कारण क्या है एशिया प्रशांत में? एशिया प्रशांत में कारण ये है कि प्रशांत महासागर से लगे हुए जो एशियाई देश हैं, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया या दक्षिण एशिया, ज़्यादातर यहाँ पे या तो मिलिट्री रूल है या तो एक तरफा शासन है, तो इस वजह से यहाँ पे पत्रकारिता उतना अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं। नार्वे पहले स्थान पे है, ठीक है। भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान हमेशा खराब ही रहता है, ठीक। देखते हैं क्या स्थान है। भारत ने 31.28 के साथ 159वां स्थान प्राप्त किया है। 2023 में भारत 161वें स्थान पे था, ठीक है। तो 2 स्थान प्लस हुआ है, मतलब आगे बढ़ा है। आगे चलते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय रैंकिंग, ठीक है। अब इसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय किसके शामिल है, तो जापान के सर्वाधिक 119 विश्वविद्यालय शामिल हैं। कुल 739 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है। भारत के 91 विश्वविद्यालय इसमें शामिल है, ठीक। कहाँ के लिए है ये, तो ये एशिया की है, ठीक है। एशिया की है। आगे चलते हैं। एशिया की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए कि टॉप पे कौन है, तो एशिया यूनिवर्सिटी के टॉप पे जो है सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का है, ठीक। ये पेकिंग वाला भी न्यूज़ में रहता है, लेकिन स्किप कर सकते हैं। भारत में पहले पे 32वें रैंक पे IISc बेंगलोर है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व प्रशांतता रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। जारी कौन करता है, तो UNSDSN ही इसको जारी करता है, जो सतत विकास वाली रिपोर्ट जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। लगातार फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष क्या है, विश्व का सबसे प्रसन्न देश है, ठीक है। आगे चलते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है, ठीक। कारण भी दुखी होने का।
चलते हैं आगे। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड इसमें पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे है। इसके बाद कौन है? इसमें भारत 126वें स्थान पे है। ठीक, 2023 में भी भारत 126वें स्थान पे था। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, दोनों वर्ष में 126वें स्थान पे है। ठीक है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो मियामी में आयोजित हुआ था। ठीक है। अब ये सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री किस क्षेत्र में काम करता है? तो निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में काम करता है। तो इसने रिपोर्ट दिया, बोला कि एक्सपोर्ट करने में अमेरिका पहले पे है, फ्रांस दूसरे पे, रशिया तीसरे पे है, चीन फिर जर्मनी है। ठीक है। जबकि आयात करने में भारत पहले स्थान पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आयात करने में कौन पहले स्थान पे? भारत पहले स्थान पे। दूसरा भी देख लीजिए, सऊदी अरब, फिर कतर, फिर यूक्रेन, फिर पाकिस्तान। अब यूक्रेन नया नया इस लिस्ट में आया है, इससे पहले यूक्रेन नहीं था। ठीक है। भारत, सऊदी अरब हमेशा पहले दूसरे स्थान पे रहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। ये देखिए, एक चीज़ और है, भारत को शस्त्रों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता कौन है? अगर कभी डीप क्वेश्चन बनाए तो ये बना सकता है। ठीक, तो रूस कुल 36% के साथ पहले स्थान पे, फिर फ्रांस दूसरे स्थान पे, अमेरिका रक्षा भागीदारी में पीछे है काफ़ी। ठीक है। अमेरिका से जो ऐसे ट्रेड है वो नॉर्मल ट्रेड अच्छा है, लेकिन रसिया और फ्रांस के साथ भारत की डिफेंस डील अच्छी है। ठीक है। इनके साथ नॉर्मल ट्रेड नहीं उतना अच्छा है, उसमें ये बहुत बाहर है, टॉप 10 में भी नहीं होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अंकोर वाट को यूनेस्को ने सबसे फोटोजेनिक साइट होने का दर्जा दिया है। और भारत में किसको दिया है? तो भारत में ये दर्जा दिया है ताजमहल को। ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है इसमें? विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है इसके नाम पे। ठीक है। ये जो बताया हूँ वही है। अब देखिए, ये अंकुर वाट मंदिर जो है ना, ये विष्णु जी का मंदिर है। पहले ये बौद्ध मंदिर हुआ करता, तो बाद में ये विष्णु मंदिर हो गया। ठीक। आगे चलते हैं। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। ठीक है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। इससे पहले एक नाटो की और न्यूज़ थी, फिनलैंड में भी, फिनलैंड में नाटो ने एक एंटी डिफेंस सिस्टम लगाया है और मिसाइल सिस्टम भी लगाया है। ठीक है। तो एकदम समझिए कि फिनलैंड का जो बॉर्डर है वो रशिया से टच करता है, तो वो एकदम रशिया बॉर्डर पे ही वो तैनाती कर दिया। तो इससे क्या होता है, टेंशन बढ़ती ही है इन सब चीज़ों से। ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। आगे चलें, तो अभी नाटो में कौन शामिल हुआ? तो स्वीडन नाटो में शामिल होने वाला 32वां राष्ट्र, 32वां देश है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के बारे में और कुछ नहीं जानना है बहुत ज़्यादा। ठीक है। देखिए, दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए कि 1949 में अमेरिका, कनाडा, 10 पश्चिम यूरोपीय देशों ने इसको मिलकर बनाया था। ठीक है। वाशिंगटन संधि से बना था नाटो। आगे चलते हैं। स्वीडन के बारे में देखना है तो स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है, ठीक, जो नाटो में शामिल हुई है। आगे चलते हैं। याओंडे घोषणा किस चीज़ से जुड़ी हुई है? तो वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक मलेरिया से संबंधित 95% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं। ये अपने आप में एक डाटा है। ठीक है। कुल वैश्विक मलेरिया में 70% से अधिक मामले 11 अफ्रीकी देशों में पाए गए हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके लिए क्या है, मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई के लिए एक घोषणा स्थापित हुई है जिसका नाम है याओंडे घोषणा पत्र। बस इतना याद रखना कि याओंडे घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है। इसका केंद्रीय विषय था मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। मलेरिया लाइलाज बीमारी नहीं है, फिर भी लोग मर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपूर्ति में कुछ दिक्कत है। ठीक है। वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट कौन देता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस देता है। ठीक। पहले स्थान पे कौन है? बुर्किना फासो है। इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी किसी को याद बताए? इसकी राजधानी है उबागा गोदू। ठीक है। ठीक। जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका ऐसे है, तो यहाँ पे बुर्किना फासो ऊपर पड़ता है। यहाँ लोम पर्वत पड़ता है, नाइजर नदी निकलती है, बुर्किना फासो बीच में पड़ता है। ठीक है। मैप देखेंगे तो ध्यान से याद आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी बनी है। इतना ही याद रखना है बस इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कितने लोग जारी करते हैं? पता नहीं चलता है कि किसका इंपॉर्टेंट है किसका नहीं है। एक बार पूछा हुआ है पहले कभी। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी किया है। ठीक। और इसमें कौन कौन है? तो भारत में इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर पहले स्थान पे। बस 3 चीज़ ध्यान रखिए, सिंगापुर पहले, भारत 126वें, और जारी करने वाला द हेरिटेज इंस्टीट्यूट है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ठीक है। और 55 देशों में भारत का स्थान कितना है देखते हैं। 55 देशों में यूएस से पहले स्थान पे है, भारत जो है 42वें स्थान पे मौज कर रहा है। ठीक है। 55 में 42। ठीक, याद रख सकते हैं। आगे चलिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक अगेन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। 2023 वाला ये है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। 24 वाला अगर आ गया तो फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है। 30 जनवरी 2024 को आया था, तो एग्जाम से पहले तो नहीं आने वाला। एग्जाम टलने के दम भरपूर आसार है, टल जाएगा। ठीक है। लेकिन करंट को छोड़ना नहीं है। ये दृष्टि खत्म करके हमको 1 महीने का करंट बस ऐड करना है उसमें, अक्टूबर का।
ठीक है, या हो सकता है पेपर बन ही गया हो लगभग। आगे चलते हैं। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में डेनमार्क पहले स्थान पे, डेनमार्क पहले पे। आगे चलते हैं। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश में सोमालिया पहले स्थान पे। भारत का क्या स्थान? भारत अब तक 50वें स्थान पे रहता था, इस बार क्या स्थान है देख लेते हैं। अब देखिए, भारत को 39 अंकों के साथ 93वां स्थान पे भेज दिया गया, मतलब काफ़ी पीछे चला गया। कितने अंक की गिरावट हुई है, ध्यान देने वाली बात है। 85 से 93 चला गया है, मतलब -8, मतलब 8 रैंक नीचे चला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। गरबा को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासत घोषित किया गया। धरोहर नहीं, विरासत है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस याद रखें, गरबा को इसमें शामिल किया गया है। ये 15वीं ऐसी अमूर्त विरासत है। ठीक है, 15वीं अमूर्त विरासत है। ठीक, गरबा एक नृत्य है जो गर्बो या गर्भद्वीप नामक शब्द से बना हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, अब एक बार देख लीजिए सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी है जल्दी से। तो सबसे पहले जिन जिन 3 लोगों को शामिल किया गया था, कुट्टियम, वैदिक मंत्रोच्चार और रामलीला को, इन तीनों लोगों को 2008 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इधर लेटेस्ट कौन सा शामिल है, ये देख लेते हैं। तो कुंभ मेला 2017 में शामिल है, दुर्गा पूजा 2021 में और गरबा 2023 में। ठीक है, तो ऐसा दे सकता है कि 4 दे दे, जैसे ऊपर वाला भी दे दे, ये नवरोज या पहला वाला दे दे, और चारों को पूछे कि कब कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, गरबा हुआ तो उससे पहले दुर्गा पूजा, उससे पहले कुंभ मेला। ठीक है, अब 3 याद रहेगा तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको ईपीआई से कंफ्यूज नहीं करना है। जो पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक और जलवायु परिवर्तन दोनों का अंतर है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, इस लिहाज से जर्मन वॉच एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, यह है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल की सहायता से, और कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो नहीं याद रखना, जर्मन वॉच इसमें मेन है, इसी को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसको शॉर्ट में CCPI कहते हैं। डेनमार्क सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला, ठीक है, देश है। सर्वोच्च रैंक मतलब चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये कहता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कोई भी 1, 2, 3 प्लेस पाने के लायक नहीं है। ठीक है, अब चलिए, भारत की रैंक इसमें हाई रहती है। ठीक, तो भारत इसको गले से लगा लेता है कि बढ़िया रैंक दे रहे हो, हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, भारत 7वें स्थान पे है, ध्यान रखिएगा, हमेशा 8वें पे रहता था, इस बार 7वें पे है। ठीक, और देखिए क्या क्या श्रेणियाँ इसमें देख सकते हैं एक बार। ग्रीन हाउस, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति, ये 4 बेसिस पे ये जारी करता है। ठीक, आगे चलते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो टेलर स्विफ्ट को पिछले साल 2023 के लिए दिया गया था। आपकी बार किसको दिया जाएगा ये नहीं पता है। ठीक है, इसके अलावा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, ये इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये एशियाई रैंकिंग को स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ग्वालियर और कोझिकोड को किन्हीं चीज़ों के लिए यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए किया गया है, तो ग्वालियर को, ये जो ग्वालियर को संगीत के लिए, कोझिकोड को इसके साहित्य के लिए शामिल किया गया। देखिए लिखा भी होगा कहीं। आगे चलते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहर में शामिल किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है इस पूरे क्वेश्चन का, क्वेश्चन बनने के चांस यहाँ से हैं। आगे चलते हैं। इससे पहले किन किन चीज़ों को किस किस चीज़ के लिए किया गया था, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। मुंबई फिल्म के लिए जानते ही हैं, जयपुर को शिल्प के लिए किया गया था, हैदराबाद को पाक कला के लिए किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि श्रीनगर वाला आप लोग याद रखें, श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में भी शामिल किया गया था यूनेस्को के रचनात्मक शहर में। कभी ऑप्शन बना के ये भी दे सकता है कि कौन सा शहर इसमें रचनात्मक सूची में नहीं है, तो जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। ठीक है, और श्रीनगर। आगे चलते हैं। स्पष्ट है कि ग्वालियर और कोझिकोड के शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को में रचनात्मक शहर के नेटवर्क में भारतीय शहरों की कुल संख्या 8 हो गई है। तो भारतीय शहरों की कुल संख्या 8 हो गई है। ठीक, ग्वालियर संगीत का शहर है। जो तानसेन है वो कभी उसी क्षेत्र से हुआ करते थे। देखिए नीचे दिया भी है, तानसेन और बैजू बावरा के कारण यहाँ पे हुआ है। ठीक है, कहा जाता था बैजू बावरा तानसेन से भी महान थे, लेकिन उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है। ठीक है, कोझिकोड को साहित्य के शहर में माना गया है। आगे चलते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो एक लंबा वो सिस्टम है, लेकिन अब देखिए अक्टूबर 2023 की न्यूज़ है तो काफ़ी पुराना हो गया। आप ये याद रखिए कि ऑपरेशन अजय किसके लिए शुरू किया गया था, तो हमास इजराइल संघर्ष के चलते अक्टूबर 2023 में जब हुआ था तो उसके लिए शुरू किया गया था। तो इसको स्किप कर सकते हैं। धोर्डो पिछली वर्ष सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव था। ठीक है, इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की जो पहल है बेस्ट टूरिज्म विलेज, उसके तहत इसको घोषित किया गया था। बस इतना याद रखिए, पुरानी न्यूज़ के बारे में डिटेल इतना नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत चौथे स्थान पे है, तो भारत इसमें 45वें स्थान पे है। पहले स्थान पे नीदरलैंड है। ठीक है, पेंशन सूचकांक है, खूब लंबा सा इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स फिर से आ गया है, ठीक है। इस बार भारत 105वें स्थान पे है और पिछले बार वाले में चौथे स्थान पे था, ये देख लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, सबसे पहले इसको ध्यान रखते हैं। तो वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतों पे काम करती है। देखिए, अल्पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर, ठीक है। ये वैश्विक भूख सूचकांक इन 4 चीज़ों पे करती है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 जारी किया था। अक्टूबर 2023 की है और ऑलरेडी हम लोग अक्टूबर में है, तो 105वें प्लेस पे भारत इस बार है। इस बार की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ तो चेंज नहीं होंगी, कौन उसको घोषित कर रहा है, क्या है, ठीक है। भारत की रैंक 111वीं थी 2023 में, ठीक है, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति को दिखाता है, ठीक। भारत इसको भी नहीं मानता है। नोबेल पुरस्कार स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इस बार फिर दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है एग्जाम में अगर पूछे तो अपडेट करके पूछे। बहुत अगर देखना है तो आप लोग केवल नोबेल शांति वाला देख सकते हैं और साहित्य वाला देख सकते हैं। तो 2023 वाला नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। एक बार क्वेश्चन अभी जल्दी पूछा था, यूपीपीएससी के ही वो जो मेडिकल वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि किस लिए दिया गया था। तो उसमें ऑप्शन में दे दिया था कि नरगिस मोहम्मदी को महिला अधिकारों के लिए नहीं, प्रेस स्वतंत्रता के लिए दिया गया था। ईरान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिया गया था, जबकि ये चीज़ गलत है। महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए इनको ये दिया गया, ठीक। तो वहाँ पे क्वेश्चन इससे बन गया था। इसके अलावा बहुत की उत्की वाला ये सब तो बहुत है। साहित्य वाला एक बार देख सकते हैं। साहित्य वाला जान ओलाव फासे को दिया गया था, ठीक है, इनको दिया गया था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये 2 आप ध्यान रखिए। अगर अर्थशास्त्र वाला ध्यान रख सकते हैं तो इसको भी देख लीजिए। अर्थशास्त्र का नोबेल क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया था। ये जो एकल है ना, वो रिपीट वाला भी पिछले साल का भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए इन तीनों को ध्यान रखें। बाकी जो ट्रिपल है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम हो गया है और दोबारा अपडेट भी हो चुका है, ठीक। अब ये विश्वविद्यालय रैंकिंग, ये टाइम्स वाली में पहले स्थान पे भारत के लिए कौन है, तो भारत के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, जो IISc जिसको बोलते हैं, वो भारत के लिए पहले स्थान पे, ठीक है। विश्व में पहले स्थान पे कौन है, तो देखते हैं। ऑक्सफोर्ड को इसने पहला स्थान दिया है टाइम्स वाले ने, ठीक है। बस इतना याद रखिए, 2 बहुत है, ठीक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, बस ऐसे ही देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा। अब देखिए, ये प्राइवेट जितने भी जारी करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एकदम, इसको आप वो मत करिए, दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फोकस करेंगे, बड़ा सेगमेंट है ये। एक क्वेश्चन अगर बनता है तो सीधे सम्मेलन से बन जाता है और रिपोर्ट से बन जाता है, तो ये दोनों खंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, आप लोग छोड़िएगा नहीं, सीरीज नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इसको ख़त्म तो करना ही है हमको, ठीक है। चाहे एग्ज़ाम हो चाहे एग्ज़ाम टले। एग्ज़ाम 8 दिसंबर को होने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो 8 दिसंबर को भी होगा। तो पेपर अगर सेट हो चुका है तो फिर तो हमारे काम का ही है ये सारी चीज़ें, और वैसे भी काम का है, छोड़ थोड़ी सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी न्यूज़ मिलती हैं आपको, वहाँ पे अपडेटेड न्यूज़ मिलेंगी। नाम है फ्यूचर PCS, ठीक है, फ्यूचर PCS 01, ऐसे करके आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। जो चैनल है हमारा, उस पर लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।